Hello students, welcome back to my channel Study with Arpita ma'am. We are covering the first chapter of Political Science of class 12, that is the Cold War era. हमने आगे के सारे टॉपिक कवर कर दिए हैं. Today we will cover the new topic, that is the new international economic order. इसके पहले के सारे टॉपिक्स के वीडियो ऑलरेडी चैनल पे पोस्टेड है, so you can watch it. So let's start our new topic, that is the new international economic order. The non-allied countries were more than merely mediators during the Cold War. अब हमें पता है कि आपका देश जो है दुनिया जो है दो ग्रुप में डिवाइड हो चुकी है, नाटो वॉर्सो में, ठीक है, वॉर्सो पैक्ट में, और दो राइवल कंट्रीज़ जो यूएस और यूएसएसआर है, इन चीज़ों इनकी एक ग्रुप फॉर्म हो चुका है. तो कई ऐसी कंट्रीज़ हैं जो कि इस ग्रुप में इन्वॉल्व नहीं होना चाह रही हैं. वो नहीं चाहती हैं कि इन प्रॉब्लम्स का हिस्सा बने या फिर उनके लड़ाइयों का हिस्सा बने. तो वो क्या करना चाह रही हैं, अपने आप को अलग रखना चाह रही हैं. ओके, सो इन दिस कंटेंट उन्होंने क्या किया, एक अपना अलग ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म कर दिया, दैट वाज द नैम. लेकिन अपने आप को वो लड़ाई से बिल्कुल तो अलग नहीं कर सकती ना. तो क्या करिए, एक मीडिएटर का काम कर रही है कि दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो वॉर सिचुएशन हो रही है या जो झगड़ा हो रहा है, टेंशन जो हो रहा है, उसको सॉर्ट आउट कराया जाए. डायरेक्ट वॉर तो होना ही नहीं था, इसीलिए तो कोल्ड वॉर नाम दिया गया. ठीक. The challenge for most of the non-allied countries, a majority of them were categorized as the least developed countries, was to be more developed economically and to lift their people out of poverty. अब नाम में जो है मैक्सिमम कंट्रीज़ वो हैं जो कि डीकॉलोनाइज हैं, ठीक है, यानी अभी अभी कॉलोनियल रूल से छुटकारा पाई है. तो आप जान ही रहे हो कि कॉलोनियल रूल रहा होगा तो वो लोग रिसोर्सेज और इन सब को बहुत बुरी तरह से यूज़ किए होंगे और कंट्री की इकनॉमी पूरी तरह से बर्बाद कर दिए होंगे. वो तो सिर्फ अपना डेवलपमेंट चाहते थे. तो एक पर्टिकुलर कंट्री की तो स्टेटस बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई होगी. तो इसका मतलब है कि वहाँ पर जो उनकी इकनॉमी है वो बहुत ज़्यादा गिरी हुई है, मतलब बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल स्टेटस ख़राब है उनका. एंड दैट इज़ वाई दे वर कैटेगराइज एज द लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़. डेवलपमेंट तो है ही नहीं, चाहे कुछ भी कॉलोनियल रूल्स जो हैं अगर बना के गए हों, लेकिन उसका फ़ायदा तो वो लोग खुद उठाए ना. तो हमारे वहाँ अगर वो छोड़ के भी गए तो इंफ्रास्ट्रक्चर छोड़ के गए, चाहे रेलवेज़ का या इंडस्ट्रीज़ का जो भी आपको हो, पर हमारे लिए वो फ़ायदा थोड़ी है. अगर हमने कहा कि सोने की चिड़िया है देश, तो उसका पूरा सोना तो वो लूट के ले गए. तो अब तो सिर्फ चिड़िया बची हुई है, तो वो वाला सीन है. सो सिंपली दैट इट वॉज कैटेगराइज एज द लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़. अब इनको क्या करना है, इनको डेवलप करना है, इनको और इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग करना है. और साथ में जो लोग हैं वहाँ के, उनको जो बहुत लार्ज स्केल में पॉवर्टी लाइन के बिलो हो चुके हैं यानी गरीब हैं, उनकी क्या करनी है, स्टेटस को सुधारना है. ओके. इकोनॉमिक डेवलपमेंट वॉज ऑल्सो वाइटल फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ द न्यू कंट्रीज़. सो डेफिनेटली इकोनॉमिक डेवलपमेंट का भी और एक और कंटेंट या ज़रिया या कॉन्सेप्ट अपनाना था जिससे कि इन कंट्रीज़ को और ज़्यादा डेवलपमेंट मिल सके. ठीक है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू था नई इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ के लिए. विदाउट सस्टेन डेवलपमेंट a country could not be truly free. It would remain dependent on the richer countries, including the colonial powers from which political freedom had been achieved. तो जब तक वो प्रॉपरली अपना डेवलपमेंट, अपने रिसोर्स का डेवलपमेंट नहीं कर पाते, ठीक है, जो उनके वहाँ रिसोर्सेज हैं, अगर उस चीज़ को वो डेवलप नहीं कर पाएंगे, तब तक क्या करना पड़ेगा, वो प्रॉपर फ्री नहीं हो पाएंगे. क्यों? क्योंकि उनको डिपेंड करना पड़ेगा दूसरी कंट्रीज़ पे, चाहे वो रिचर कंट्रीज़ का आप नाम ले लो या फिर वही कॉलोनियल पावर जो उन पर अभी कब्ज़ा करके गए हैं. जैसे इंडिया का अगर आप बोलो तो हमें टेक्नोलॉजी के लिए आज भी डिपेंड करना पड़ रहा है ना. ठीक है, हम बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी अपने वहाँ भी बना ली हैं, लेकिन फिर भी जब हम आज़ाद हुए होंगे तो हमारे पास तो टेक्नोलॉजी थी नहीं, तो हमें उन पर डिपेंड करना पड़ रहा है. तो वही कहा जा रहा है कि अपने देश में डेवलपमेंट करना होगा, अपने रिसोर्स का इस्तेमाल करके अपने देश में डेवलपमेंट करना होगा, तभी चीज़ें सही हो पाएंगी, सॉर्ट आउट हो पाएंगी. अगर आप डेवलप कंट्रीज़ या फिर कॉलोनियल कंट्रीज़ पे डिपेंड करोगे तो बात तो वही हो गई कि आप आज़ाद होकर भी आज़ाद नहीं हो, तो सिचुएशन बहुत ज़्यादा बेटर होने वाली नहीं है. ओके. सो द आइडिया ऑफ अ न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, ओके, NIEO, originated with this realization. तो
अब क्या है, लोगों को समझ में आया कि भाई डेवलपमेंट करना है तो कुछ करना तो होगा, तो उन्होंने एक प्लानिंग की, ठीक है, द न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। कुछ कंटेंट अपनाएं जिससे बेसिस पे सारी कंट्रीज़ की इकोनॉमिकल स्टेटस बेटर हो जाए, ठीक है। द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट brought out a report in 1972 entitled Towards a New Trade Policy for Development। तो 1972 में एक रिपोर्ट आई, किसके ज़रिए, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्रेड ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, और उन्होंने क्या रिपोर्ट निकाली थी, टुवर्ड्स अ न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट। तो अब उन्होंने जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कंटेंट है यानी ट्रेडिंग के लिए नई पॉलिसीज़ का कॉन्सेप्ट अपनाया, जिसके बेसिस पे स्पेशली जो ये लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ है उनकी इकोनॉमिकल स्टेटस सुधर जाए। ओके, तो रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ें थी जो कि लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ के लिए फेवरेबल होगी। द रिपोर्ट प्रपोज अ रिफॉर्म ऑफ द ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम सो एज टू, अब उस रिपोर्ट में क्या है, कंटेंट्स दिए जा रहे हैं जिसके बेसिस पे जो लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ हैं उनको क्या किया जा सके, डेवलप कराया जा सके। गिव द LDCs control over their natural resources exploited by the developed western countries। तो जो रिसोर्स, जो लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ की रिसोर्स थे जिसको आज तक वेस्टर्न कंट्रीज़ यूज़ कर रही है और उसको एक्सप्लॉइट कर रही है लार्ज स्केल में यूज़ करके, उसका पूरा कंट्रोल किसको दे दिया जाए, लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ को ही। यानी अपना रिसोर्स है, अपना रिसोर्स अपने हिसाब से संभालो और उसका इस्तेमाल करो जितना आपको सही लगता है। ऑब्टेन access to the western market so that the LDCs could sell their products and therefore make trade more beneficial for the poorer countries। तो वेस्टर्न मार्केट्स का जो कंट्रोल है वहाँ पर भी, कंट्रोल नहीं कहूँगी लेकिन कम से कम जो लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ है वहाँ पर भी अपना प्रोडक्ट क्या कर सकें, सेल कर सकें। इतनी आप सुविधा बनाओ कि जो छोटी कंट्रीज़ हैं वो बड़ी कंट्रीज़ के भी मार्केट में जाकर अपने प्रोडक्ट्स को बेच सकें, डायरेक्टली खुद बेचें। ये नहीं कि वेस्टर्न वाले ख़रीदें उसके बाद वो अपने मार्केट पे बेचें, नहीं, खुद बेचें। ओके, जिससे कि जो भी फ़ायदा हो, जो भी बेनिफिट हो, जो भी प्रॉफिट हो, वो सारा क्या हो, लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ को खुद मिले, ठीक है। कोई बीच में मीडिएटर ना हो पैसा खाने के लिए, तो वो खुद अपना बेनिफिट गेन कर सकें। रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी फ्रॉम द वेस्टर्न कंट्रीज़। अब देखो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जो कंट्रीज़ आपकी न्यूली डिकोलोनाइज हुई थी उनके पास टेक्नोलॉजी की बहुत कमी थी, उतना पैसा भी नहीं था कि वो टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्ट कर सकें। तो क्या है, वेस्टर्न कंट्री से ख़रीदना पड़ता था और वो बहुत महंगा होता था। तो कहा गया कि जो टेक्नोलॉजी है जो कि वेस्टर्न कंट्री से मंगवाई जा रही है उसका कॉस्ट क्या है, रिड्यूस किया जाए, उसको घटाया जाए, उसका दाम घटाया जाए। अगर आप कोई मशीन या ऐसा मंगवा रहे हो उसका दाम क्या किया जाए, कम किया जाए, ताकि वो अफोर्डेबल हो जाए। Provide the LDCs with a greater role in international economic institutions। ओके, सो इन लोगों को इन्वॉल्व करना, NDCs को इन्वॉल्व करना या एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्रोवाइड करना इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस में, उनका इन्वॉल्वमेंट, उनकी राय, उनके बारे में बात करना, ठीक है, जिससे कि समझ पाए कि किस तरह से चीज़ों को हैंडल करना है। ओके, Gradually, the nature of the non-alignment changed to give greater importance to the economics issues। तो अब देखो, नॉन अलाइनमेंट जो बना तो था दोनों राइवल कंट्रीज़ के लिए पार्टिसिपेट ना करने के लिए, अब वो धीरे धीरे कन्वर्ट हो गया इकोनॉमिक इश्यूज़ पे। अभी लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा है कि नॉन अलाइनमेंट का कंटेंट क्या हो रहा है, वो बदलता जा रहा है, ठीक है। स्टार्ट किसी मोटो से हुआ, बाद में लोगों कंट्रीज़ का इन्वॉल्वमेंट होने लगा, फिर कई नए मोटोज़ या कई नए इश्यूज़ आने शुरू हो गए। तो नाम आप एक पर्टिकुलर इशू के कंटेंट पे आप नहीं कह सकते कि इसलिए बना था। तो यहाँ पर भी वही कहा जा रहा है कि अब क्या हो रहा है, अब इकोनॉमिक इश्यूज़ को ज़्यादा हाईलाइट किया जाने लगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाने लगी। इन 1961 एट द फर्स्ट समिट इन बेलग्रेड, इकोनॉमिक इश्यूज़ हैड नॉट बीन वेरी इंपॉर्टेंट। बाय द मिड 1970s दे हैड बिकम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इश्यूज़। तो स्टार्टिंग में जब 1961 बेलग्रेड में चीज़ें हुई होंगी, जब मीटिंग हुई है, तो डेफिनेटली उस समय तो ये सब चीज़ें रही नहीं है। क्यों? क्योंकि नाम स्टार्टिंग में जो बना है उसका मोटो यही रहा है कि दोनों राइवल कंट्रीज़ के लड़ाई में इन्वॉल्व नहीं होना, ठीक है, अपने आप को अलग रखना, डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होना कि किसी पार्टी या किसी ग्रुप को चूज़ करना। लेकिन 1970s तक जब ये मीटिंग हो रही है तो इसका पूरा
कॉन्सेप्ट चेंज होता जा रहा है। अब यहाँ पर मीटिंग का मेन एजेंडा क्या होता था? इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्या किया जाए, किस तरह का रूल बनाया जाए जिससे देश का जो इकोनॉमिक स्टेटस है, जो फाइनेंशियल स्टेटस है, वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो सके। ओके, एज अ रिजल्ट नैम बिकेम एन इकोनॉमिक प्रेशर ग्रुप। तो इसकी वजह से क्या हो गया? नैम अब क्या हो गया? इकोनॉमिक प्रेशर ग्रुप बन गया। क्यों? क्योंकि सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट की अब मेन बात करने लगे, तो ऐसी पॉलिसीज़ बनाने लगे होंगे जो कि वेस्टर्न कल्चर्स के लिए या वेस्टर्न कंट्रीज़ के लिए बहुत प्रॉफिटेबल ना हो। तो ये क्या हो गया? एक प्रेशर ग्रुप बन गए। बाय द लेट 1980s, हाउएवर द न्यू NIEO, ओके, जो अभी हम पढ़े हुए हैं, द न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर initiative has faded, mainly because of the stiff oppositions from the developed countries who acted as a united group while the non-allied countries struggled to maintain their unity in the face of this opposition. तो 1980s के दौरान जो आपका न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर्स का पूरा कॉन्सेप्ट बनाया था और उन्होंने जो मोटो अपनाया था वो पूरी तरह से क्या हो गया? फेल हो गया। वजह क्या थी? कि सारी डेवलप कंट्रीज एक गुट में आ गई, यूनाइटेड हो गई ये बात करने के लिए कि भाई ये जितने भी रिस्ट्रिक्शंस आपने लगाए हैं वो हमें मंजूर नहीं है। क्यों? क्योंकि सबका प्रॉफिट असर हो रहा है ना। जो लोग लाखों में कमाते होंगे, अगर उनका लाखों से हज़ारों में चला गया होगा तो उनको बुरा लग रहा है। तो सब यूनाइटेडली आ गए एक साथ कि नहीं, हम इस तरह की पॉलिसी को नहीं मानेंगे। वही दूसरी तरफ जो इनके अपोजिशन में नॉन अलाइंड कंट्रीज़ खड़े थे, इनकी यूनिटी टूट गई। ये कंट्रीज़ जो कि ऑलरेडी यूनिटी के साथ जुड़े हुए थे, इनकी यूनिटी टूट गई। अब इनका अलग अलग मोटो हो गया, इकोनॉमिक कंटेंट पे ही अलग अलग डायरेक्शन में ये लोग चले गए। तो ये लोग डेवलप कंट्रीज़ के सामने खड़े ही नहीं हो पाए। अगर ये लोग एक ही एजेंडा पे अड़े रहते तो कहीं ना कहीं सक्सेसफुल होते, लेकिन इनका भी एजेंडा अलग हो गया। कोई रिसोर्स के रिगार्डिंग हो गया, कोई टैक्सेस के रिगार्डिंग हो गया, कोई किसी चीज़ के लिए रिगार्डिंग हो गया। तो इनकी यूनिटी, इनका जो मोटो था वो कहीं ना कहीं डगमगा गया। तो डेफिनेटली ये लोग डेवलप कंट्रीज़ के सामने नहीं खड़े हो पाए। ओके, दे वर नॉट एबल टू बेसिकली fulfill their demands were in front of the developed countries. Okay, so for today this much only. आपका टॉपिक यहीं ख़त्म होता है. ओके, so if you like my channel, just like it, subscribe to the channel and share with the others. We will continue our last topic of this chapter in our next video. Till then, good day everyone.